हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। वेलकम टू दी एक्सेल। आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका कि नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये मैं क्लास 10 का पढ़ा रहा हूँ और जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं वो इसको देखें। ये मल्टीपल पार्ट्स में होंगे, छोटी छोटी वीडियोस रहेगी और मैं इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाला हूँ बहुत अच्छे से। आप सब इसको देखें, इसको समझें, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। और अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, सबको हैप्पी नवरात्रि। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारे चैप्टर का नाम है। इससे ही पता चलता है कि हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट कार्बन। कार्बन इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो समझेंगे वो होगा कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है, कार्बन से क्या क्या कंपाउंड बनता है और वो किस किस तरह का होता है, हमारे इस वर्ल्ड में कार्बन कंपाउंड्स का क्या रोल है, ये सारा चीज़ हम लोग इसके अंदर में देखने वाले हैं। और अभी आगे हम लोग चर्चा करते ही चलेंगे। आइए साथ साथ में देखने चलते हैं। कार्बन कार्बन को अगर हम लोग देखें, ये एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। 6 एटॉमिक नंबर, ये है कार्बन हमारा। कार्बन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर 6 होने का क्या मतलब है, अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो फर्स्ट सेल के, सेकंड सेल एल। के सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड एल सेल में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। के सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इफ वी सी दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स, वी नीड 4 more electrons to complete octet बनाने के लिए। ऑक्टेट बनाने के लिए हमारे पास अभी 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस का स्ट्रक्चर ले लेगा। तो टू अटेन द noble gas structure C needs 4 more electrons, 4 more electrons। इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो इस चीज को, कार्बन को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट कार्बन हमारा एक टेट्रावैलेंट एटम है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट बोले तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस टेट्रावैलेंट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट एटम। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम। ये टेट्रावैलेंट हो गया। तो हमारा जो कार्बन है ये पी ब्लॉक एलिमेंट से आता है। ये किस एलिमेंट से आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट का चीज है कार्बन हमारा। पी ब्लॉक एलिमेंट से आता है, टेट्रावैलेंट होता है, इसका वैलेंसी 4 है, इसका वैलेंसी 4 है, ये हमारा वैलेंसी है। वैलेंसी है क्यों? अगर हम लोग देखें कार्बन को तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अराउंड हमारा फर्स्ट सेल के है जिसमें कि 2 रहेगा, 2, और उसके बाद अगेन दूसरा वाला रहेगा एल, और एल में 8 आ सकता है बट हमारे पास है कितना? 4 है। 8 आ सकता है बट हमारे पास 4 है। और आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर इज कॉल्ड वैलेंसी, और वो नंबर वैलेंसी कहलाता है। तो हमारे पास ये जो 4 है ये इसका वैलेंसी कहलाएगा, 4। तो कार्बन का हमारा वैलेंसी 4 हो गया। कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट से कार्बन हमारा आता है। इसके बाद
अगर हम लोग इसके ग्रुप की बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट में, ग्रुप 14 से आता है। कार्बन हमारा ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ग्रुप 14 क्या होता है, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल जो हमारा इस तरह से बना हुआ है, ऐसे ऐसे चीज को, इस वाले को कहते हैं ग्रुप, इसको कहते हैं ग्रुप। तो ये इस जगह पर 14th ग्रुप में आता है, 14th ग्रुप में आता है कार्बन, 14th ग्रुप में आता है कार्बन। और पीरियड हम लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे वाले लाइन को, इसको, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं पीरियड। तो कार्बन जो हमारा है वो सेकेंड पीरियड में आता है, कार्बन हमारा पीरियड 2 में आता है, ग्रुप 14 पीरियड 2। ये है हमारा कार्बन का लोकेशन, ग्रुप 14 पीरियड 2, ये कार्बन का लोकेशन है। ग्रुप 14 पीरियड 2 ये कार्बन का लोकेशन है। कार्बन के बारे में ये सब था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले एक चीज बता दूं, हमने जो यहाँ पर ड्रॉ करा था पीरियोडिक टेबल का एक फोटो, ये वाला जो होता है इसे हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और हमारा नीचे रहता है उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट बोले तो इस वाले सेक्शन से निकल के आता है जो हमारा कार्बन है, इसलिए हमने पी ब्लॉक एलिमेंट बोला। वैसे इसको आगे पीरियोडिक टेबल पर आऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा, फिलहाल के लिए इतना। Again, presence, presence, कार्बन का प्रेजेंस। तो कार्बन 0.02%, हमारा जो कार्बन है वो 0.02% अवेलेबल है, अवेलेबल 0.02% अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन अवेलेबल है। किस फॉर्म में? कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में, etc। इस सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। और 0.03% अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% अवेलेबल है। ये किस फॉर्म में अवेलेबल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में कार्बन अवेलेबल है हमारे पास में। अगेन हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, all
all the living or non-living substances made up of carbon atoms are called organic compounds। जितना भी हमारे पास में लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है जो कि कार्बन से बना हुआ है, एक्चुअली जो कार्बन से बना हुआ है, जिस भी लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में कार्बन अवेलेबल है वो सारा चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अब इसके अंदर में आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो, वुड, पेपर, प्लांट्स, एनिमल्स, लेदर, और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और क्या लेना चाह रहे हो, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, नायलॉन, फूड मटेरियल्स, पेट्रोलियम, कोल, etc। ये जितना भी चीज आपको दिख रहा है ये सारा का सारा चीज कार्बन से बना हुआ सब्सटेंसेस है, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है। इस सब को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को इफ वी बर्न, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाए तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और it can be checked or determined by putting this carbon dioxide into lime water। अगर हम लोग इसे लाइम वाटर में डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इससे जलने के बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है वाइट कलर में। वाइट कलर आ जाता है लाइम वाटर में, और अगर हमारे पास वाइट कलर आ गया तो हम समझ जाते हैं कि हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही था। और लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पिछले क्लास में एसिड बेस सॉल्ट्स में पढ़ाया था, CaOH2। ये हमारा लाइम वाटर का फॉर्मूला। तो लाइम वाटर में हम लोग जब CO2 ऐड कर देते हैं तो कार्बोनेट बन जाता है और हमारा व्हाइट कलर दे देता है। So as we know now that carbon is a tetravalent atom. Means carbon can have 4 electrons. Carbon needs 4 electrons. Carbon needs 4 electrons to attain noble gas structure। सबसे पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं, कोई भी जो एटम होता है वो क्या करता है, वो ढूंढता है अपने नियरेस्ट नोबल गैस के स्ट्रक्चर को। फॉर लाइक ह्यूमन बींग्स, मान लो कि ह्यूमन बींग्स, अगर तुम किसी रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हो, ये क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम अपने आप में इनकम्प्लीट फील कर रहे हो।
तो तुम अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए, तुम एक स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए किसी दूसरे को ढूंढते हो कि कोई दूसरा तुम्हारे साथ हो जाए और जिससे तुम स्टेबल हो जाओ अपने लाइफ में। सिमिलरली कोई भी एलिमेंट जो है वो भी अगर किसी दूसरे एलिमेंट को ढूंढ रहा है, किसी दूसरे एटम को ढूंढ रहा है कि उसके साथ में वो कंबाइन हो जाए, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए। और नोबल गैस अपने आप में ही स्टेबल एलिमेंट्स है। नोबल गैस को किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेबल है। तो ऐसे बाकी जो भी तुम्हारा एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स या डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स देख रहे हो तुम, वो सारा एलिमेंट्स क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है मीन्स उसको चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए, वो किसी नोबल गैस जैसा दिखने लगे। तो इसीलिए कोई भी एटम किसी चीज के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, कंबाइन होता है, जुड़ता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये इधर इलेक्ट्रॉन ले करके, दे करके या शेयर करके आपस में, इस तरह से वो अपने आप को डुप्लेट 2 या ऑक्टेट 8 वाले सेल को कंप्लीट कर लेता है। और इस चीज को जब कंप्लीट करता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये इस वाले नोबल गैस के जैसा दिखने लग गया है, तो हीलियम जैसा दिखने लग जाएगा या इस तरह से। तो वो जो नोबल गैस के स्ट्रक्चर को लेना चाहता है वो हमारे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन के बाद पॉसिबल है। अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कार्बन अपने नियरेस्ट नोबल गैस के स्ट्रक्चर को उसके जैसा दिखने लगेगा, उसके जैसा हो जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए नोबल गैस स्ट्रक्चर को, टू अटेन नोबल गैस स्ट्रक्चर क्यों लेता है, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए नोबल गैस स्ट्रक्चर को अटेन करता है, तो इसके लिए 4 चाहिए। अब ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन ये एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता है क्योंकि इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। और इफ ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एनर्जी के हिसाब से ये फिर भी अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल ही रहेगा। तो इस कारण से ये 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। और देयरफॉर ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन इट कैन नॉट गेन या cannot take 4 electrons। एनर्जी कंसिडरेशन के कारण से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता। एंड since carbon has very small atomic radius, thus it has very strong nuclear force of attraction। which stops it to lose electrons, which stops it to lose electron। therefore it cannot give electrons to make bond। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है इसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि इसका रेडियस बहुत कम होता है, एटॉमिक रेडियस बहुत कम होता है। हमारा ये कार्बन है, इस कार्बन का न्यूक्लियस है और इसका सेल है। ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये रेडियस ये बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण से न्यूक्लियस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखता है इसके इलेक्ट्रॉन्स पे, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाला इसका बाहर जा ही नहीं सकता है। और
अगर इसके बदले हमारे पास में कोई बड़ा, जैसे मान लो सिलिकॉन है, अगर हमारे पास सिलिकॉन है, इसका बड़ा एटम है, इसका रेडियस जो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा होने के कारण से इसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जिस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन को निकलने की पॉसिबिलिटी है। और भी तुम अलग अलग एटम्स को देख लो, तुम्हारे पास में बहुत सारा एटम्स है, तुम जैसे ले लो सोडियम को ले लो, सोडियम को ले लो, तो इसका बड़ा एटॉमिक रेडियस होता है, जिस कारण से ये लूज कर सकता है। तो इस तरह से जो भी हमारा एलिमेंट्स है उसमें कार्बन का एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा होता है, जिस कारण से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये यूज नहीं कर पाता है, जिसके कारण से ये एक भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं दे पाएगा, तो आयंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि आयन बनता ही तब है जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या गेन कर ले, इस कंडीशन में वो आयन बनता है और तब वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल है नहीं, जिस कारण से आयनिक बॉन्ड तो पॉसिबल है ही नहीं। अब नहीं है तो फिर पॉसिबल क्या है यहाँ पर, कौन सा बॉन्ड? Since it cannot lose electrons, lose तो कर नहीं पाएगा, therefore it only can make covalent bonds. It only can make covalent bonds. All the organic compounds can also be called covalent compounds. कोवेलेंट कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसे हम कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है कार्बन में, और कार्बन के कंपाउंड्स को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो चीज है उसका नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ कंबाइनिंग। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कंबाइनिंग, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कंबाइनिंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं इफ a atom combines with the other atoms of same element, then this combination is called कैटिनेशन। इसी को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन डेफिनेशन देख लिए, आगे बढ़ते हैं। This is a very unique property
वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स shows catenation, only a few elements shows catenation। कौन कौन दिखाता है? एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन shows catenation एंड अनदर इज सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन, ये दोनों कैटिनेशन दिखाता है। कार्बन का कैटिनेशन बोले तो कार्बन सेल्फ कॉम्बिनेशन कैसे करता है, सेल्फ कंबाइन करके, जैसे आप ले लो ऑक्टेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, ऑक्टेन ले लो, आप ब्यूटेन को ले सकते हो, ब्यूटेन, ब्यूटेन जो हमारे गैस में रहता है, ब्यूटेन का क्या लिखोगे? C4H6 2n+2 H10, C4H10। आप ऑक्टेन लिख सकते हो, ऑक्टेन C8H18, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लो, हाइड्रोकार्बन कोई भी चेन ले लो, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन का चेन ले लो, सारा का सारा चीज, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब चीज बना हुआ है, ये सब का सब चीज हमारे कार्बन से बना हुआ है, तो ये कार्बन में कैटिनेशन शो करता है। अब जैसे सिलिकॉन का आप, अच्छा ये C4H10 आप बनाना जानते हो, आगे चल के वैसे सीखेंगे हम लोग। इस तरह से हमारा 4C मिलता है और यहाँ हमारा H जुड़ता है, हमारा H कंबाइन रहता है सबके साथ, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्यूटेन का। इस तरह से हम लोग ऑक्टेन, ऑक्टेन जो हमारे पेट्रोल में होता है, ऑक्टेन, ऑक्टेन से हम लोग ये ऐसा ही स्ट्रक्चर ऑक्टेन का ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ही हम लोग ब्यूटेन का ड्रॉ कर सकते हैं। और यही सब चीज है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये कैसे जुड़ता है, ये चेन, ये जैसे कार्बन कार्बन चेन बन रहा है ना यहाँ पर, ये कार्बन कार्बन का चेन कितना बड़ा, अभी आप देख रहे हो कि 4 चेन इसका 4 लेंथ का है। अब कार्बन 8 कार्बन का भी चेन हमारे पास बन सकता है, 10 कार्बन का भी चेन बन सकता है, 2 कार्बन का भी चेन बन सकता है, कितना भी कार्बन का चेन बन सकता है। ये बहुत बड़ा बड़ा चेन इसका पॉसिबल है, इसीलिए कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है। वेरएज अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन कम कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन कार्बन के जितना कैटिनेशन शो नहीं कर सकता। रीजन बीइंग कि सिलिकॉन का रेडियस बड़ा होता है, सिलिकॉन हैज बिगर रेडियस, देयरफॉर इट हैज वीक, कंपैरेटिवली वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर कंपैरेटिवली वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपके पास में, तो आप बहुत स्ट्रांगली नहीं होल्ड कर पाओगे अपने चेन्स को, इसको स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपका ये कार्बन कार्बन है और ये स्ट्रांगली होल्ड नहीं करता, आप चेन को बड़ा कैसे करते, वो टूट जाता है। इसीलिए सिलिकॉन सिलिकॉन का अगर हम चेन बनाते हैं और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये बड़ा बड़ा चेन इसमें पॉसिबल नहीं होता है, तो इसमें कम चेन देखने को मिलता है, जिसके कारण से सिलिकॉन में भी कैटिनेशन देखने को मिलता है, बट उतना नहीं जितना कि कार्बन में मिलता है। सिलिकॉन का जैसे एक देख लो, एंडेकासिलिन, यह एंडेकासिलिन Si10H22 एंडेकासिलिन। अब ये भी हमारा सिलिकॉन का कैटिनेशन है, ये हमारा सिलिकॉन का कैटिनेशन है। ये दिखा रहा है कि सिलिकॉन अकेला भी रह सकता है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के चेन में भी रह सकता है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ छोटा चेन भी बना सकता है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ बड़ा चेन भी बना सकता है। तो इस तरह से हमारे पास में जो ये है, ये बनता कैसे है, आप इसको देखो, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इस तरह सिलिकॉन सिलिकॉन आगे भी बना हुआ है, सिलिकॉन सिलिकॉन, और हमारा हर जगह पर सिलिकॉन इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस तरह से हमारा ये हर जगह जुड़ा होता है हाइड्रोजन के साथ में। और एक हमारा ये बन जाता है डेकासिलेन। डेकासिलेन 2 to 4, यहाँ भी आप 3 1 4 हाइड्रोजन। इस तरह से ये जुड़ा रहता है, आगे भी ये अभी जाएगा, फिर इस तरह यहाँ सिलेन और इस तरह सिलिकॉन सिलिकॉन मिलते हुए ये तब तक चलेगा जब तक ये 10 पर पहुंच नहीं जाता है, 10 सिलिकॉन्स नहीं एक जगह हो जाता है, तब तक ये चलते रहेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं एन डेकासिलेन। और ये कैटिनेशन शो कर रहा है सिलिकॉन के अंदर में, सिलिकॉन के अंदर में कैटिनेशन शो कर रहा है, सिलिकॉन 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 एंड सो ऑन, सबके साथ में हाइड्रोजन 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 एंड सो ऑन। इस तरह से ये एन डेकासिलेन बना देगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।